मैंने अपना घर किराए पर दिया था, जहां पर सिर्फ मैं बैचलर लड़कियों को ही घर दिया करता था, क्योंकि लड़कियों के मामले में मेरी जो फितरत थी वह बड़ी ही खराब थी। मेरे घर का किराया पूरा 9,000 था। अगर कोई घर का किराया नहीं दे पाती तो मैं इसके बदले उनके साथ गलत काम किया करता था। मैं बस इस काम के बदले अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करता था। लड़कियां पढ़ाई के सिलसिले या फिर कोई जॉब के सिलसिले मेरे घर पर किराए पर आकर रहती थी, और जब उनकी सैलरी नहीं मिलती या फिर पैसों की कोई दिक्कत आ पड़ती तो मैं हार पछता कर उनके सामने ये ऑफर रख देता, जिसे वह मंजूर कर लिया करती थी। मेरा काम यही था कि हमेशा कुंवारी लड़कियों को ही घर देना, ताकि मैं उनके साथ अपने संबंध बना सकूं। इस काम में मेरी आमदनी भी बहुत होती थी, तो दूसरी तरफ मेरी ज़रूरतें भी पूरी हो जाया करती थी। मैं 40 उम्र का आदमी था। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि बचपन से ही लड़कियों के मामले में मेरी जो नीयत थी वह काफ़ी ख़राब थी, और यह बात मेरे मोहल्ले के लोग अच्छे तरीके से जानते थे। इसी वजह से कोई भी अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करवाने के लिए मंजूर नहीं था। मुझे कामकाज भी इतना पसंद नहीं था, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, इसी से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरा बहुत बड़ा घर था, जो कि मेरे मम्मी पापा की कमाई का था। माँ बाप ने बहुत बार मुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन मैं ज़्यादातर अय्याशबाज लड़का बन चुका था। माँ बाप के गुजरने के बाद मैं उसी घर को किराए पर दे दिया। मैं हमेशा किराए मांगने के बहाने उन लड़कियों पर बुरी नज़र रखता था। बहुत लड़कियां मजबूरी की वजह से गांव से यहाँ पर रहने के लिए आया करती थी, लेकिन जब पैसा वह नहीं दे पाती तो उन्हें मैं मजबूर करके अपनी प्यास बुझाया करता था। इसके बदले मैं उनका किराया भी माफ़ कर देता था। इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काट रहा था। ऐसे काम करने से मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम से गुजर रही थी, और किसी को भी मुझ पर कोई शक भी नहीं होता था कि मैं अपने घर की छत के नीचे ये सब भी कर सकता हूँ। इस तरीके से काम करने से मेरा काम जो था काफ़ी ज़ोरों से चल रहा था। मैं कम से कम 2 से 3 महीने तक उन लोगों से अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करता था, और जब मेरा मन भर जाता तो मैं उन लड़कियों पर कीचड़ उछालकर उन्हें खुद घर से धक्के मारकर और बेइज्जत करके निकाल देता। मुझे ज़िंदगी में कोई चीज़ की टेंशन नहीं थी, लेकिन एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एक लड़की मेरे घर किराए पर लेने के लिए आई। मैं भी उसे अपना घर किराए पर दे दिया, लेकिन वह लड़की रोज़ बहाने से मेरे कमरे में आ जाती और जानबूझ के मेरे बदन को छूने की कोशिश किया करती थी। इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला करती थी कि बकरी खुद चलकर शेर के पास आ रही है। कुछ दिनों तक हमारा जो रिश्ता था ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक रात एक सुंदर सी व जालीदार नाइटी पहनकर मेरे कमरे में आ गई। उसके हाथ में एक दूध का गिलास भी था। मैं उसके इरादे अच्छे से समझ चुका था। मैंने भी मौका पाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन तभी उसने उस दूध में 5 पावर की दवा मिलाई, और फिर आधा दूध उसने खुद पिया और बाकी का मुझे पिला दिया, जिसे पीने के बाद उस लड़की में कई गुना ताकत आ चुकी थी। उसने तुरंत लाइट बंद की और मुझे कसकर पकड़ लिया, और फिर लगातार पूरे 5 बजे तक वह पूरे जोश के साथ मेरी चीखें निकाल दी, क्योंकि जिंदगी में इंसान अपने आप को इस कदर समझ लेता है कि वह चाहे जितने भी गुनाह कर ले, उसके गुनाह कभी भी लोगों के सामने नहीं आएंगे, और ना ही उसे कभी भी कोई चीज़ की तकलीफ होगी। और वह अपने घमंड में इतना मशरूफ़ हो जाता है कि उसे यह याद नहीं रहता कि दुनिया में भगवान भी है और वही इंसाफ भी करते हैं। भगवान हर किसी को उसके किए की सज़ा इसी जन्म में देते हैं। मेरे साथ भी कुछ इस तरीके का ही मामला हुआ। जब मैं 10 साल का था, तभी से मेरी गलत लड़कों के साथ दोस्ती बन चुकी थी। मेरे माता पिता मुझे हमेशा कहते कि रघु बेटा, तुम उन लोगों से दूर रहा करो, वह तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा ही उनकी बातों को टाल दिया करता। मैं ज़्यादातर छुप छुप कर अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया करता था। धीरे धीरे मेरी दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ने लगी थी, और वह मेरे जिगरी यार दोस्त बन चुके थे। मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने कभी भी मुझ पर अपना हाथ नहीं उठाया था। हमेशा मुझसे प्यार से बात करते और प्यार से ही समझाने की कोशिश करते। मेरे पिताजी एक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। उनकी काफ़ी अच्छी इनकम भी थी। गांव में कुछ लोग ही अच्छा कमाते थे, और उनमें से हम लोग भी शामिल थे।
मेरे माता पिता का एक बहुत ही बड़ा घर था और मेरे पिताजी की काफ़ी ज़मीन जायदाद भी थी, जिसमें खेती बाड़ी करके काफ़ी सारे पैसे भी कमाया जाते थे। मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहा करते थे कि हमें तो काम करने की ज़रूरत है, लेकिन रघु को तो सब कुछ ऐसे ही आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उसके पिताजी की करोड़ों की ज़मीन जायदाद है। उसके पिता के पास काफ़ी पैसा है, खेती बाड़ी से भी उन्हें पैसा आता है और अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही बहुत वह अच्छे से काट लेगा। दोस्तों की बात सुनकर मुझे भी ये बात ठीक ही लगी थी कि आखिर ज़िंदगी में काम करना ही क्यों है। पिता का इतना कुछ है, मैं उसी से अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। लेकिन जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था तो मेरी माँ मुझे बहुत बार समझाया करती थी कि बेटा, तुम कोई नौकरी की तलाश कर लो, आखिर कब तक ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। लेकिन मैं हमेशा माँ को कहता कि पिता का इतना कुछ है, आखिर मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके आगे माँ जब भी मुझे और ज़्यादा समझाने की कोशिश करती तो मैं तुरंत घर से बाहर चला जाता। मेरे दोस्त भी अय्याशबाज लड़के थे, वह आए दिन लड़कियों को छेड़ते थे, लड़कियों की रंगत को देखकर बातें करते। उनके साथ रहकर मैं भी उन जैसा ही बन चुका था। मेरे पिताजी ने भी मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि तुम उन घटिया दोस्तों का साथ छोड़ दो, लेकिन इस बात पर मेरे घर पर बहुत ज़्यादा बवाल भी हो जाया करता था। अब धीरे धीरे माँ बाप भी अच्छे से समझ चुके थे कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल चुका है, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब उन्होंने मुझे कहना भी छोड़ दिया था। अब जब मेरी शादी की उम्र शुरू हुई तो फिर आस पड़ोस के लोग भी अपनी लड़की देने से मना कर देते। सब लोग यही कहते कि रघु एक बहुत ही घटिया लड़का है, हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, इसे लड़कियों की कदर बिल्कुल भी नहीं है। बार बार लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे अंदर में गुस्सा बढ़ने लगा था। माता पिता ने कई जगह मेरे रिश्ते भी लगाए, लेकिन हर जगह मुझे इनकार ही मिला, क्योंकि सब लोगों को मेरे चाल चलन के बारे में अच्छे से पता चल चुका था। अब मैं भी इन सब बातों को छोड़ दिया। अब मैं दोस्तों के साथ दारू पीता, पत्ता खेलता और इसी के साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहा था। मेरी माँ भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। वह मुझे बार बार समझाती, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता। मैं उन्हें दुख देता था। वह हमेशा ही अंदर अंदर दुख में जी रही थी, जिसकी वजह से वह जल्द ही इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं हमेशा रात रात को पीकर घर वापस आता। पिताजी भी अब मुझसे परेशान होने लगे थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे जो जज्बात थे वह बढ़ने लगे थे। मैं अक्सर बार में जाता और वहाँ लड़कियों को पैसे देकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करता था। मुझे कमाने की कोई चिंता नहीं थी। मैं पिता का पैसा ही हमेशा उड़ाया करता था। धीरे धीरे मेरे पिताजी भी ये सब देखकर दिल के मरीज बन चुके थे और उनकी भी दवाइयाँ शुरू हो चुकी थी। मुझे घर परिवार से कोई भी लेना देना नहीं था। मैं सिर्फ अपने आप में जीता था। लोगों के और माता पिता के लाख समझाने पर भी मैं कभी भी सही रास्ते पर नहीं आया। फिर एक दिन वही हुआ कि एक दिन मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ चुका था। वह भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। पिता का जितना भी पैसा था सारा मैं जुए में उड़ा चुका था और मैं कई बार हार भी चुका था। अब धीरे धीरे पिताजी का जितना भी पैसा था वह सारा खत्म होने लगा था। घर में खाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मैं अब परेशान होने लगा था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठकर जुआ खेल रहा था। तभी मैंने अपने दोस्त को बताया कि यार, आज मेरे पास जुए में खेलने के लिए पैसे नहीं हैं। पिता का सारा पैसा अब खत्म हो चुका है। तभी मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि तू एक काम क्यों नहीं करता, तू अपना घर किराए पर दे दे। तेरा इतना बड़ा घर है, आराम से नीचे वाला पोर्शन तू किराए पर दे सकता है, तो इससे काफ़ी अच्छी इनकम भी आएगी। बैठे बैठे ही तेरे पास पैसे आएंगे। मैंने कहा कि लेकिन वह कैसे हो सकता है। तभी मेरा दोस्त कहने लगा कि इंटरनेट पर तू अपने घर की कुछ तस्वीरें अपलोड कर दे और अपने घर का किराया भी लिख कर बता दे। जिन्हें घर की ज़रूरत होगी वह तुझे खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। मैंने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो ये सब काम करूँ। तो दोस्त बताने लगा कि उसकी चिंता मत कर, मैं कल ही घर आकर ये सारा काम तेरा कंप्लीट करवाता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि मुझे पैसे कमाने की अब चिंता नहीं रहेगी। दूसरे दिन मेरे दोस्त घर पर आकर कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल आने लगे। उनमें से एक लड़की की कॉल आई थी जो मुझे कह रही थी कि वह अपनी माँ के साथ यहाँ आकर रहेगी और यहीं से नौकरी की तलाश करेगी। मुझे भी ये बात मंजूर लगी थी। मैंने उस लड़की की बात को मान लिया और तीसरे दिन वह लड़की अपना ढेर सारा सामान लेकर मेरे घर पर शिफ्ट हो चुकी थी।
उसने एडवांस में मुझे 2 महीने के पैसे दिए थे। इतने सारे पैसे देकर मैं बहुत खुश था। मैंने सोच लिया था कि इन पैसों को मैं एक बार नहीं खर्च करूंगा। वह लड़की दिखने में शर्मीली थी। उसके साथ एक बूढ़ी माँ थी। अपनी माँ को छोड़कर वह रोज काम पर निकल जाया करती थी। कुछ दिन के अंदर ही उसे यहाँ पर अच्छी खासी नौकरी भी मिल चुकी थी। मैं इधर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके अपने पैसे को उड़ाया करता था। दूसरी तरफ लड़की भी दिन रात मेहनत किया करती थी। अब इसी तरीके से पूरे 3 महीने पूरे बीत चुके थे। जब मैंने उस लड़की के पास किराया लेने के लिए गया तो वह मुझसे कुछ दिन का वक्त मांगने लगी। कहने लगी कि जो पैसा कमाया था वह मेरी माँ की दवाइयों में लग चुका है, मुझे बस आप कुछ दिन का वक्त दें। मैं भी उसे कुछ दिन का वक्त दे दिया था, लेकिन फिर इसी तरीके से पूरा 1 महीना बीत चुका था। अब इस 1 महीने में उसकी माँ की तबीयत पहले के मुकाबले और ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उस लड़की ने अपनी माँ की देखभाल की वजह से नौकरी पर जाना भी छोड़ दिया था। अब उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन मुझे इन सब से कोई भी लेना नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने किराए से मतलब था। एक दिन मैं उसके घर पर गया और उस पर खूब चिल्लाने लगा। वह मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि आप मेरी माँ के सामने कुछ भी मत कहिए, नहीं तो उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पैसे नहीं दे पाई, लेकिन आप जो कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं आपके घर की सफाई कर दूँ, खाना बना दूँ, तो मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह लड़की जोरों से रोने लगी, कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। उस लड़की को देखकर मेरी नीयत जो थी वह बिगड़ने लगी थी। मैंने तभी उसे कहा कि मैं जैसा कहूँगा क्या तुम वैसा करोगी? तो वह तुरंत कहने लगी कि जी। मैंने कहा ठीक है, तो फिर तुम रात को मेरे कमरे में आना, उसके बाद मैं तुम्हारा किराया भी माफ़ कर दूंगा। वह लड़की इस बात से बेहद खुश हो चुकी थी। मैं रात को बेसब्री से अपने कमरे में बैठकर उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। तभी कुछ देर के बाद वह लड़की मेरे कमरे के बाहर आकर खड़ी हुई। मैंने उसे अपने कमरे में आने की अनुमति दी। वह पहले मेरा शुक्र अदा करने लगी कि आपने मेरा किराया माफ़ कर दिया है। मैंने कहा कि पहले रुको। मैंने धीरे से उसके बदन को सहलाने लगा। मैंने कहा कि देखो, मैं काफ़ी समय से तरसा हुआ हूँ, मुझे भी अभी तुम्हारी ज़रूरत है। इस बात को सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। वह मेरे इरादे अच्छे से समझ चुकी थी। मैंने कहा कि अब इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी तभी मैं तुम्हारा किराया माफ़ करूँगा, नहीं तो तुम अभी के अभी मेरे पैसे दो। फिर उसने मेरी शर्त को मान लिया। अब लड़की दुविधा में फंस चुकी थी। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों से फिर से आंसू बह रहे थे। उसने गर्दन झुकाकर मेरी शर्त को मान लिया। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। मैंने तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर उस लड़की के साथ वही किया जो मैं काफ़ी समय से कर नहीं पा रहा था। मैंने दिल खोलकर अपने जज्बातों को पूरा किया। अब लड़की रोज मेरे कहने के मुताबिक रात को मेरे कमरे में आती, लेकिन रोज ये सब करने से उस लड़की की तबीयत जो थी वह खराब होने लगी थी। और तभी एक दिन अचानक मुझे यह पता चला कि वह लड़की माँ बनने वाली है। जब उस लड़की ने मुझे ये सारी बात बताई तो मैं तुरंत पीछे हट गया। मैंने कहा कि मैं कभी भी तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा और अब तुम इस घर से जा सकती हो। लड़की बहुत गिड़गिड़ाई, मेरे पैर पकड़कर कहने लगी, लेकिन मैंने उस पर एक निगाह नहीं डाली, बल्कि उसी की माँ के सामने जाकर उस पर कीचड़ उछालना भी शुरू कर दिया था। उन दोनों को ही जली कुटी मैंने काफ़ी अच्छी सुनाई थी। उसकी माँ भी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी दुखी हो चुकी थी और तभी वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद मैंने चैन की सांस ली थी। अब मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अगर मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा वैसा करूँगा तो उससे पहले उसे दवाई खिला दूँगा, ताकि कभी भी मुझे ये सारी नौबत ना देखनी पड़े। अब मैं फिर से इंटरनेट के ज़रिए अपने घर को किराए पर चढ़ा दिया। इस बार 2 बहनें मेरे घर पर आई थी। एक बहन काम करती थी तो दूसरी यहाँ पर पढ़ा करती थी। मुझे सबसे बड़ी वाली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। उसे देखकर मेरी नीयत हमेशा ख़राब होने लगती थी। मैंने ठान लिया था अब की बार इसे ही अपनी बाहों में भरूंगा। मैं हमेशा रोज़ बहाने से उनके कमरे में जाता और उनका हाल चाल पूछा करता। इसी तरीके से उन दोनों बहनों ने पूरे 5 महीने तक मेरे घर का किराया भी बखूबी से दिया। मैं बस इंतज़ार में था कब उनकी कोई दिक्कत परेशानी शुरू हो और तब इसे भी मैं इस्तेमाल करूं। इसी वजह से अब मैं घर का किराया भी बढ़ा दिया था।
जिसकी वजह से दोनों बहनें अब परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगी, बहुत मुश्किल से तो हम लोग कमा रहे हैं, ऊपर से आज की तारीख पर महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हम कैसे घर का किराया देंगे। लेकिन मैं तो यही चाहता था कि वह मेरे घर का किराया ना दे पाए। इसी वजह से मैंने उन्हें कहा कि तुम दोनों जब किराया देना चाहो तो दे सकती हो। मैंने झूठी मूठी उनकी तारीफें की और उन लड़कियों को भी लगा कि शायद मैं उन्हें पसंद करने लगा हूँ। इसी वजह से धीरे धीरे उन्होंने पैसा देना भी बंद कर दिए और मैं इस बात पर कोई एतराज़ भी ना जताया, क्योंकि मैं यही चाहता था। और जैसे ही पूरे 4 महीने बीते तो उनके किराया का भाड़ा अब काफ़ी बढ़ चुका था। पूरे 40,000 बन चुके थे, जो कि उन लड़कियों के लिए दे पाना बड़ा ही मुश्किल था। मैंने तभी मौका पाकर फिर उन्हें ऑफर दी। तब उस लड़की के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वह कहने लगी कि आप मेरी बहन के सामने कुछ मत कहना, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब मैं फिर से वही करता जो पहले करता आया था, रोज़ इसी तरीके से उस लड़की से अपनी ज़रूरत पूरी करता। वह लड़की बहुत रोती, लेकिन मुझे किसी के आंसुओं की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन वह लड़की मखमल की तरह मुलायम थी। मैं जब भी इस लड़की के साथ रात गुजारता तो मैं पहले ही दवाई उसे खिला दिया करता था, ताकि वह कभी माँ ना बने। इसी तरीके से पूरे लगातार मैंने उस लड़की को पूरे 5 महीने तक इस्तेमाल किया था। जब मेरा फिर से मन भर चुका तब मैंने उसे भी घर से निकाल दिया। अब मैं मन ही मन बहुत खुश हो चुका था। किसी को मुझ पर शक भी नहीं था कि मैं किराए के बदले उन लड़कियों के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। मेरा काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। इसी तरीके से कम 10 से 15 लड़कियों को मैं इस्तेमाल कर चुका था। अब मैं अपने आप को शैतान का राजा समझने लगा था, जिसे कभी भी कोई हरा नहीं सकता, जिसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब मैं खेती बाड़ी भी किया करता था, जिससे मैं पैसे कमा लिया करता। इसी वजह से मुझे पैसे की भी तंगी नहीं थी। धीरे धीरे मेरा काम काफ़ी बढ़ता जा रहा था। लड़कियां मुझे धमकी देती, लेकिन मुझे उनकी धमकियों का कोई असर नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कोई भी यह तो नहीं कहेंगे कि हमने घर का किराया नहीं दिया, जिसकी वजह से हम ऐसे हालातों पर आ पहुंची हैं। कोई भी लड़की अपनी खुद की बदनामी बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहेगी, बेशक गलती उसकी ना हो। बहुत लड़कियां मेरे सामने रोती, गिड़गिड़ाती और मुझे हाय बद्दुआ देती, लेकिन मुझे अपने आप पर घमंड हो चुका था। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ले आया जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल कर रख दी। मैंने इंटरनेट के जरिए एक बहुत ही सुंदर लड़की को अपना घर किराए पर दिया। उस लड़की को देखते ही मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। मैंने सोच लिया था कि जल्द ही जल्द मैं इसे हासिल करूंगा। इसी वजह से मैंने घर का किराया 15,000 बताया। इस बात पर भी उस लड़की को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वह लड़की बड़ी ही अजीब थी। वह हमेशा घर में छोटे कपड़े पहनती और जानबूझकर मेरे करीब आती। मेरा मन मचलने लगता। मेरा दिल करता कि अभी इसी वक्त उसे अपनी बाहों में भर लूं। वह लड़की जानबूझकर रात रात को मेरे कमरे में आती। मैं भी इससे बड़ा ही खुश होता। मुझे कहीं ना कहीं उसकी तरफ से यह इशारा मिल रहा था। मैं भी जानबूझकर उसके कमरे में जाकर बैठ जाता और वह मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर दिया करती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह लड़की किसी काम से बाहर गई थी। जब वापस घर आई तो पूरे तरीके से भीग चुकी थी। मैं भी उसी वक्त घर वापस आ रहा था। हम दोनों काफ़ी गीले हो चुके थे। बारिश में भीग जाने की वजह से उस लड़की का जिस्म पूरा झलक रहा था और उसकी गोरी रंगत ज़्यादा खिल रही थी। मैं तभी दीवाना बन चुका था। वह लड़की मुझे गहरी आंखों से देख रही थी और तुरंत करीब आकर कसकर पकड़ ली। मैं भी बहाने से उसकी कमर पर अपना हाथ सहलाने लगा। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और उस लड़की ने कहा कि मैं भी दूध का गिलास लेकर आती हूँ, जिसे पीने के बाद हम दोनों में ताकत आएगी। मैं इनकार न किया, लेकिन जब मैंने उस दूध को पिया तो मेरी आंखें बंद होने लगी। उसके बाद जब आंखें खोली तो देखा कि सब कुछ बदल चुका था। मैं बहुत बड़े स्टोर रूम में बंद, जहाँ पर मुझे रस्सियों से बांधा गया था। हाथ भी काफी जख्म थे। मैं तभी चिल्लाने लगा और देखा कि लड़की सामने से आ रही थी। मैंने तभी कहा कि तुमने मुझे क्यों बांधा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? फिर उसने मुझे एक बहुत ही बड़े डंडे से पीटना शुरू कर दिया। कहने लगी कि आज तक तुम सोचते थे कि कभी भी तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, तुम्हारे गुनाह कभी भी किसी को पता नहीं चलेंगे, और उसी तरह अगर आज मैं तुम्हें खत्म भी कर दूंगी तो किसी को कोई खबर नहीं होगी। यह बात सुनते ही मैं काफी डर चुका था। उस लड़की के ऊपर जुनून सवार था, लेकिन मैं उस लड़की को जानता भी नहीं था। उसने मार मार कर मेरा शरीर पूरा लाल कर दिया था। मैं काफी डर चुका था। मैं उसके सामने हाथ जोड़ दिया, गिड़गिड़ा रहा था। मैं काफी रो भी रहा था, लेकिन वह लड़की कहने लगी
इसी तरह तड़पो जैसे तुम बाकी लड़कियों को तड़पाते हो, बाकी लड़कियों के साथ उन्हें मजबूर करके उनके साथ संबंध बनाते हो, फिर उन्हें बेइज्जत करके उन्हें इसी घर से निकाल भी देते हो। मैं मन ही मन सोचने लगा, मेरे अलावा और उन लड़कियों के अलावा कोई भी इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि मैं इस तरीके का काम करता हूँ। तो इस लड़की को कैसे पता चला? तभी वह कहने लगी कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें सारी सच्चाई अच्छे से मालूम हो जाएगी। तभी उसने एक लड़की को मेरे सामने किया जो दिखने में बेहद भद्दड़ लग रही थी। आंखें पूरी धसी हुई थी, चेहरा बेदाग सा लग रहा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं उसे पहले कहीं देखा हूँ, लेकिन कहाँ वह मुझे याद नहीं आ रहा था। तभी वह लड़की चिल्लाते हुए मुझे कहने लगी, क्या हुआ, याद नहीं आ रहा कि ये कौन है? जब मैंने ज़्यादा जोर डाला तो मुझे याद आया कि ये वही लड़की थी जिसे मैंने अपना घर पहली बार किराए पर दिया था, जिसका नाम सुरभि था, और ये उस वक्त माँ बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद इसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। वह लड़की मुझे पीटते हुए कहने लगी कि ये मेरी छोटी बहन है जो कि मेरी माँ के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन तुमने इसके साथ इतना गलत किया। किराया ना देने की वजह से तुमने इसके साथ संबंध बनाए। जब ये माँ बनी तो तुमने इसे स्वीकार न किया, उल्टा बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तुम्हारी वजह से हमारी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। वह इस गम को ज्यादा झेल नहीं पाई और उसके बाद मेरी बहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। प्रेगनेंसी का महीना भी बढ़ने से हम कोई रास्ता भी नहीं निकाल पा रहे थे कि मेरी बहन दिमागी तौर से कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने काफी स्ट्रेस टेंशन ले लिया था, जिसकी वजह से उसने बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन वह जिंदा नहीं। डॉक्टरों ने भी बड़ी मुश्किल से मेरी बहन की जान बचाई थी। सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी और उसके बाद मेरी बहन अभी तक सही नहीं हो पाई। इसकी जो हालत हुई है वह सिर्फ तुम्हारी बदौलत है, तुम्हारे किए की सजा से मिली है। उस लड़की की बात सुनकर मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। वाकई मैं कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। मैंने अपने लालच और अपने जज्बातों में आकर एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी थी। वह लड़की सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। वाकई आज मुझे समझ में आ रहा था कि मैं लड़कियों के साथ कितना गलत कर रहा था। मैं उस वक्त फूट फूट कर रोने लगा। लड़की मुझे कहने लगी, तुमने मेरी बहन का ऐसा हाल किया है, अब देखो तुम्हारा हाल मैं क्या करूंगी, तुम्हें भी तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। लेकिन उस लड़की के सामने हाथ जोड़ रहा था, उसे माफी मांग रहा था कि मुझे बख्श दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तभी उस लड़की को कहा कि मुझे मौका दे, मैं तुम्हारी बहन की हालत ठीक करूंगा। तभी वह कहने लगी, कैसे करोगे जब तुमने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया है? मैंने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा, धीरे धीरे से ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा। लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। वह बार बार यही कह रही थी कि मैं इस बार अपनी बहन के साथ गलत नहीं होने दूंगी। काफी घंटे तक समझाने के बाद उसने मुझे माफ कर दिया था। वह कहने लगी, अगर तुमने इस बार मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत किया तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर ही रहेगी, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वह करूंगी। मैं अपनी जिंदगी सुधारना चाहता था, इसी वजह से दूसरे दिन मैंने उस लड़की से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे उस लड़की को वक्त देने लगा, उसके साथ प्यार करने लगा ताकि वो उस दर्द से निकल सके। मैं दिन रात उससे माफी मांग, मैंने अच्छे डॉक्टरों से भी उसका इलाज करवाया। दूसरी तरफ मैंने काम करना भी शुरू कर दिया था। जो पैसा कमाता बस उस लड़की पर खर्चा करता ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। मेरी पत्नी की बहन अच्छे से देख पा रही थी कि मैं काफी बदल चुका हूँ, उसकी बहन के लिए काफी कुछ कर रहा हूँ। इसी वजह से उसने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेडिसिन और प्यार के जरिए वह लड़की ठीक होने लगी और वह पूरे 2 साल लग चुके थे। उस लड़की के लिए मेरे अंदर बेइंतहा प्यार आ चुका था। मैंने वह सारी गलतियां छोड़ दी जो मैं पहले करता आ रहा था। मैंने गलत दोस्तों का साथ छोड़ दिया। मेरी पत्नी माँ बन चुकी थी, उसने बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। तो दोस्तों कहते हैं ना, इंसान की किए की सजा उसे जरूर मिलती है, चाहे थोड़ी देर ही लगे। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।